भीड़ हिंसा एक घृणित अपराध है, क्योंकि इसमें न सिर्फ हत्या की जाती है बल्कि एक ऐसा उन्माद भी होता है जो दर्जनों और किसी मामले में तो सैकड़ों की संख्या में लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित कर सके। ऐसी ही घटना हमें देखने को मिली पश्चिम बंगाल में, जहां किशनगंज पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हमें लगा कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और हिंदी मीडिया की विशेषकर रुचि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही है सभी राज्यों की तुलना में, तो इस घटना पर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा और यह घटना वह लाइमलाइट पा सकेगी जिसकी इसे आवश्यकता है, जिसका अधिकार यह रखती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसे देखकर हमें आशंका हुई कि दर्शकों के मन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी जानकारियां होंगी जो उन तक पहुंचाना आवश्यक है, और इसलिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस घटना की, इस घटना के पीछे के कारण की, इस क्षेत्र में जहां पर यह घटना हुई वहां की जनसांख्यिकी की और घटना के बाद किस तरह की राजनीति की गई और पुलिस कार्रवाई हुई उसकी, यानी इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की। हुआ यूं कि किशनगंज एक सीमावर्ती जिला है जो पश्चिम बंगाल के पास में है और उसके बगल में है पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर जिला, जिससे लोगों में आवाजाही होती रहती है। और इसमें खबर मिली कि बिहार में विशेषकर किशनगंज में जो बाइक चोरी हो रही है वे भी इस जिले में लेके जाई जा रही है, और इसलिए किशनगंज पुलिस प्रमुख ने निर्देश दिया अपने अधीनस्थों को कि इस चीज पर कार्रवाई की जाए। और इसी के तहत जो कि थाना प्रभारी हैं अश्विनी कुमार, जो कि पिछले अगस्त में ही यहाँ के थाना इंचार्ज हुए थे, उन्होंने ढूंढ निकाला कि फिरोज आलम नाम का एक व्यक्ति इन सभी बाइक चोरियों के लिए मास्टरमाइंड है और उन्होंने योजना बनाई कि इसके गांव पर छापा मारा जाए। इसके लिए उन्होंने कुल 8 पुलिसकर्मियों की टीम तैयार की और साथ ही गोलपोखर क्षेत्र में बात की एक पुलिस अधिकारी से कि उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी, जहां उन्हें कहा गया कि हाँ, यह सहायता दी जाएगी। और इसके लिए उन्हें संपर्क करने को कहा गया पंजीपाड़ा पुलिस चौकी से, क्योंकि पंजीपाड़ा पुलिस चौकी के दायरे में ही आता है यह जो गांव जहां पर यह था पंतपाड़ा, जहां पर अपराधी थे। ऐसे में निकल गए हमारे अश्विनी कुमार 3 गाड़ियों के साथ, जिसमें से एक किराए पर ली हुई एसयूवी थी, और उनका पूरा दल पहुंचा पश्चिम बंगाल। वहां पर जाकर उन्हें पंजीपाड़ा पुलिस चौकी से यह कहा गया कि सभी जो पुलिसकर्मी हैं वे चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके पास कोई अतिरिक्त पुलिस बल नहीं है जो उनकी सहायता कर सके। और साथ ही यह कहा गया कि गोलपोखर से भी उनके वरिष्ठों ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया है। यह जानकारी पाकर अश्विनी कुमार ने गोलपोखर में जिससे पहले बात की थी उन्हें फिर से फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण उनकी बात नहीं हो पाई। और अश्विनी कुमार ने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखा जाए, क्योंकि यदि पुलिस ज्यादा देर तक प्रतीक्षा करती तो इसकी काफी संभावना थी कि बदमाशों तक इसकी जानकारी पहुंच जाती और उनकी रेड विफल हो जाती। इसलिए अश्विनी कुमार अपने बिहार पुलिस के दल के साथ ही पंजीपाड़ा के गांव पंतपाड़ा पहुंच गए। वहां पर लेकिन हुआ कुछ और, क्योंकि बिहार पुलिस को आशंका है कि एक तरह से सूचना मिल गई थी वहां के लोगों को, जो कि पश्चिम बंगाल पुलिस के माध्यम से ही मिली होगी, और वहां पर स्थानीय लोगों को पता चल गया था कि किस तरह की चीजें चल रही हैं, पुलिस आने वाली है, यह जानकारी उन्हें मिल गई थी। और इसमें आलम परिवार से एक जुड़ा हुआ व्यक्ति है इजराइल, जिसके संबंध है वहां के स्थानीय मस्जिद के इमाम से, और इसलिए उसने उपयोग किया मस्जिद के लाउडस्पीकर का सभी गांव वालों को यह जानकारी देने के लिए कि पुलिस आ रही है और उन्हें किस प्रकार की तैयारी करनी है। ऐसे में जब अश्विनी कुमार और उनका दल वहां पहुंचा तो ग्रामीण पहले से ही डंडे, भाले, तलवारों आदि हथियारों के साथ तैयार थे और अश्विनी कुमार आगे की गाड़ी में ही थे। इसलिए उन्होंने उतरकर ग्रामीणों से बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस को न रोका जाए क्योंकि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन भीड़ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। और इस बीच उनके साथ जो शेष 7 पुलिसकर्मी थे वे वहां से भाग निकले अपनी जान बचाकर, जिन्हें अभी निलंबित कर दिया गया है। यह हुई पूरी घटना, लेकिन इस घटना को समझने के लिए आप इस क्षेत्र को भी समझें। गोलपोखर यह क्षेत्र पहले बिहार में ही था, लेकिन जब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का विभाजन हो गया, यह दोनों क्षेत्र 2 अलग अलग देशों में चले गए, तब यह हुआ कि जो पश्चिम बंगाल था उसके दक्षिणी और उत्तरी भागों को जोड़ने के बीच में बिहार आ जाता था, और इसलिए
इस जो क्षेत्र है गोल पोखर उसे पश्चिम बंगाल में ले लिया गया, जबकि जो किशनगंज था वह बिहार में ही रहा। जब तक स्वतंत्रता हुई थी तब तक इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर हिंदू लोग पलायन करके आने लगे पूर्वी पाकिस्तान से, और फिर ऐसा ही हुआ कि मुस्लिम भी आने लगे उनके पीछे पीछे, और 1971 तक यह संख्या काफी बढ़ गई। और यदि 2001 से 2011 की जनगणना आप देखें तो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि है वह 32% की हुई है एक दशक में, जबकि पश्चिम बंगाल का औसत है 14%। और इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण माना जाता है कि मुस्लिमों में बहुविवाह की प्रथा है, हर परिवार में 8 से 9 बच्चे होते हैं, और साथ ही काफी बड़ी मात्रा में जो बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए आ रहे हैं वे भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि इस क्षेत्र की जनसंख्या एकदम बढ़ी। और सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि जनसांख्यिकी ऐसी बनी कि यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई, क्योंकि इस क्षेत्र की 3.25 लाख जनसंख्या है जिसमें से 80% मुस्लिम है। साथ ही यहाँ पर अधिकांश लोग खेती करते हैं और 98% जो क्षेत्र है वह ग्रामीण है। खेती करने वाले लोग 70% हैं, जबकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास यह खेत हो अपने आप में, और वे दिहाड़ी पर ही दूसरे के खेतों में काम करते हैं। और इस तरह से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। शिक्षा के लिए भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो मुस्लिम हैं वे अधिकांश मदरसों में पढ़ते हैं जिन्हें फंड किया जाता है सलाफी ट्रस्टों से, और सलाफी ट्रस्टों में किस तरह की इस्लामी शिक्षा दी जाती है यह आप समझते हैं, तो उसी चीज का प्रभाव इस क्षेत्र में। और साथ ही जो मौलाना होते हैं, इमाम होते हैं, वे भी इस क्षेत्र में अपना काफी प्रभाव रखते हैं। ऐसे में यह जो क्षेत्र है उसके पश्चिम में स्थित है बिहार के 3 जिले पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, और पूर्व में स्थित है बांग्लादेश, क्योंकि यह बांग्लादेश और बिहार के बीच में एक बहुत ही सकड़ा सा रास्ता है और वहां पर बसा है यह क्षेत्र। और इसलिए यहाँ के लोग जो कि प्रभाव में है इस्लामी कट्टरवाद के, साथ ही रोजगार के अवसर नहीं है, गरीबी है यहाँ पर, क्योंकि 60% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसमें अधिकांश लोग अपराध को अपना रास्ता चुन लेते हैं, और ऐसा ही हो रहा है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, यहाँ तक इंसानों की तस्करी भी होती है। और इसी तरह से जो बाइक बिहार से चुराई जा रही थी उसे बांग्लादेश में बेचा जा रहा था। यह पूरा एक रैकेट काम कर रहा था, और बिहार जो कि एक ड्राई स्टेट है वहां पर भी शराब पहुंचाने के लिए यह रैकेट काम कर रहा था। और यह जो अधिकांश अपराधी हैं वे मुस्लिम हैं जो इस क्षेत्र में रह रहे थे। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जब हमें इतनी जानकारी है कि इस क्षेत्र में इतने अपराधी पनप रहे हैं तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो इसका कारण जैसा कि पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी बताते हैं, मेरे वरिष्ठ जयदीप मजूमदार ने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की है। हालांकि वे लोग अनामित रहना चाहते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि किसी भी अपराधी पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें अनुमति लेनी होती है राजनेताओं से, और उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है। यदि छोटे मोटे अपराध हो तो उसके लिए स्थानीय इमाम या मौलाना से अनुमति लेनी होती है, और यदि कोई बड़ा अपराध हो तो राजनेता से अनुमति लेनी होती है, और जिसमें अनुमति मिलने की संभावना काफी कम होती है, जिसके कारण पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाती। और पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर अपराधी काफी बढ़ गए हैं और वे खुल्लम खुल्ला अपराध करने लगे हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं को भी पीड़ित किया जाता है, जिसके कारण कई सारे हिंदू इस क्षेत्र को छोड़कर राज्य के दूसरे जगह चले गए हैं, या राज्य को छोड़कर ही चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ता था, लड़कियों को छेड़ा जाता था, इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। और पुलिस भी बताते हैं कि वे स्वयं हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यह क्षेत्र इस प्रकार का बन गया है। इतना ही नहीं, जब यह घटना हो गई अश्विनी कुमार की हत्या की, तब भी पश्चिम बंगाल पुलिस यह चाहती थी कि इसे अननेचुरल डेथ बताया जाए, बल्कि हत्या का मामला दर्ज न किया जाए। लेकिन बिहार पुलिस ने जोर लगाया और यह धमकी दी, क्योंकि अभी चुनाव आयोग का प्रभाव है तो उनसे शिकायत कर दी जाएगी, और तब जाकर हत्या की शिकायत दर्ज की गई 21 नामित लोगों पर और 500 अनामित लोगों पर, और साथ ही कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिसमें फिरोज आलम, उसका भाई और उसकी मां, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी शनिवार को हुई थी, और रविवार को गिरफ्तारी हुई थी इजराइल और उसके बेटे अब्दुल की, क्योंकि इन लोगों को जिम्मेदार माना जाता है कि भीड़ हिंसा के लिए इन्होंने लोगों को भड़काया था। जैसे मैंने बताया कि मस्जिद के लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया था।
इस तरह की पूरी चीज अभी तक हो चुकी है, लेकिन आगे जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ चुनाव होने हैं 22 अप्रैल को, वे तृणमूल के राजनेताओं को धमकी देने लगे हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यदि उन्हें नहीं छुड़ाया गया तो वे लोग कांग्रेस को वोट कर देंगे। और इसी चीज के डर से तृणमूल के राजनेता वैसे तो चाहते हैं कि इन लोगों को छुड़ाया जाए, लेकिन उन्हें साथ ही यह भी डर है कि चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई कर सकता है, और इसलिए वे लोग इस चीज को क्या करेंगे, यह चीज क्या मोड़ लेगी, वह देखने योग्य है। क्योंकि यहाँ पर जो तृणमूल का प्रत्याशी है वह 2011 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बाद में वह तृणमूल में आ गया, और 2016 में वह पुनः तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़के जीता था। इसलिए अब उसे यह डर है कि यदि मुस्लिम लोग कांग्रेस को वोट देंगे तो उसकी कुर्सी खतरे में हो सकती है, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग का दबाव है। ऐसे में क्या होगा यह देखने योग्य है। लेकिन एक बात जिसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसने ही इन अपराधियों को पनाह दी है, और उसी के कारण अश्विनी कुमार इस प्रकार की भीड़ हत्या का शिकार हुए। जब उनका शव उनके घर पहुंचा तो उनकी मां इसे नहीं झेल पाई, वे भी हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई, और यह एक दुखद घटना है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।